हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 27। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें इस वीडियो में रहने वाला है 50 क्वेश्चन का विश्लेषण, करंट और स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आप लोगों को इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो इनमें जो तक्षशिला शहर था वो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में स्थित है। यह एक तक्षशिला शैक्षिक केंद्र तथा विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। अम्बी का संबंध भी तक्षशिला से है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नव पाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है भीम बेटिका में। कहाँ पे? भीम बेटिका में। और बात की जाए कि भीम बेटिका कहाँ स्थित है, भीम बेटिका यह जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वहीं पे इसका यह स्थित है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपका और इसी को ये हाल मतलब कि जो सबसे पहली विश्व विरासत सूची में इसको पहली बार शामिल किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो जो इब्न बतूता का भारत आने का समय था वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। और इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। कौन सी है? रेहला। आपका अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो आपका सही जवाब है वो है रामानंद। किसको जाता है? रामानंद को। रामानंद को भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। यदि हम इनके गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु थे वो थे रामानुजाचार्य के शिष्य थे ये, और इन्हें विष्णु के अवतार की उपासना के बल के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? अगर बात करें आखिरी सिख गुरु की तो वो कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगर बात करें कि गुरु नानक, जो गुरु नानक थे, गुरु नानक यह सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे जो जिनका जन्म 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और इन्होंने ही सिखों में सैनिक संगत एवं खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो जो जब साइमन आयोग आया था, या जो साइमन आयोग की रिपोर्ट के बाद इंग्लैंड में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन जबकि महात्मा गांधी जी ने भारत की ओर से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपका अगला प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महान सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? अगर बात करें महान सत्याग्रह की, महान जो सत्याग्रह है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से उपनाम से पुकारा जाता है। इन्होंने ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसकी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की किसने की थी? तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया था, जो आज भारत का राष्ट्रीय नारे के रूप में प्रचलित है या संविधान में लिखित है। अब अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? मतलब कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है? तो वो है भाग 9। कौन सा है? भाग 9। और इसके तहत जो अनुच्छेद हैं वो है 243 खा। कौन सा है?
243 खां। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान कैसा है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है रूप विधान में संघीय और भावना का एकात्मक रूप। कैसा है? यह एक अर्धसंघात्मक संविधान है। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो वो है भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जो आर्टिकल नंबर 51 है। कौन सा है? 51 जो आर्टिकल 51 है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 निम्नलिखित में से किन पहलुओं को दर्शाता है? तो आपका सही जवाब है वो है चुनाव। जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 है, यह भाग 15 जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित और जो अगर बात करें भाग 324 की, तो इसमें ही चुनाव को दर्शाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता का कारण नहीं है? तो वो है इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता। भारतीय कृषि में औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है, बल्कि इसके जो मुख्य कारण है वो है देश की आज़ादी की अधिकतम भाग में कृषि के से रोजगार प्राप्त करना, जोतों का छोटा आकार, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में प्राथमिकता आदि। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1976 ईस्वी में की गई थी। इसकी दो ब्रांचें हैं। वो ब्रांचें कहाँ पे? पहली ब्रांच हैदराबाद में और दूसरी हरियाणा में, और दूसरी तेलंगाना में या तमिलनाडु में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील है? लोकटक झील, यह भी मणिपुर में स्थित है। इसी झील में केवल लामजाऊ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, और यह भारत की ताजे पानी की झील भी यही है। आपका अगला प्रश्न है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जो हवाई ज्वालामुखी है वो किस चीज का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब वो होगा ढाल ज्वालामुखी का एक उदाहरण हवाई ज्वालामुखी भी है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट या शिफ्ट के कारण है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? आपका सही जवाब होगा भूकंप। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो भूकंप की स्थिति बनती है, जिससे भूकंप आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। यदि बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1957 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमात्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो आपका सही जवाब है वो है इसे जन उन्मुख होना चाहिए और सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए और इसी के सहित विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव भी होना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा 2, 3, 4। आपका अगला प्रश्न है, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु वितरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होती है? तो आपका सही जवाब है वो है सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। आपका अगला प्रश्न है, डॉट 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 लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और कम करता रहेगा, कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी, है किस कारण होता है? तो आपका सही जवाब होगा सुनाम प्रतिष्ठान। क्या होगा? सुनाम प्रतिष्ठान। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा बलिया। अगर बात करें बिहार से लगने वाले और कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वो हैं कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र। ये सारे के सारे जो जिले हैं वो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो अगर बात करें व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल, वो है गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, चावल। यह बहुत आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई जाती है, लेकिन कपास को उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से नहीं उगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में आंवला का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसी को हम आंवला आंवले के क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब होगा चिकन कारीगरी। क्या होगा? चिकन कारीगरी। अगर बात करें चिकन कारीगरी की, तो यह मुगल साम्राज्य की बहुत से इस चिकन कारीगरी को प्रसिद्ध किया गया है या माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? जो रेल संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा मुगल सराय का जो क्षेत्र है, जो वाराणसी जिले में पड़ता है, वहां पर यह केंद्र स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भव्य जैन स्फूर्त के अवशेषों को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो एक प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर कंकाल टीला पाया जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है, वहाँ पर कंकाल टीला पाया गया था। 1888 से 1991 ईस्वी के मध्य इसकी खुदाई की गई थी, तो प्रसिद्ध जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं? आपका सही जवाब होगा मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले में यह चौक से गहरे लाल रंग के बने पाषाण युगीन चित्र बहुत ही मात्रा में पाए गए हैं और यह विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, अंडू फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है? अगर बात करें अंडू, तो अंडू के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं, जबकि Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V
हम किसी भी चीज़ को, कॉपी की गई चीज़ को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, या कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो वो है लोटस। लोटस एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाद बाकी की कोबोल, पास्कल और फोर्टन, यह तीनों के तीनों प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में विकसित हुई थी। इन्हीं को हम उच्च स्तरीय भाषा भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा, वो होगा प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, यही एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, स्कैनर और माउस है तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। अगर बात करें आउटपुट डिवाइस के और उदाहरणों की, तो जैसे मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर या प्लॉटर, यह आउटपुट डिवाइस के एक अन्य उदाहरण भी है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? तो अगर बात करें एएलयू को, कि तो एएलयू को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। इसको एक और दूसरे नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यही यूनिट गणितीय तथा तार्किक संसाधनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो जो एक्सटेंशन दिए गए हैं, इनमें से किस एप्लीकेशन का कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? आपका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन डी, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है PPT, जबकि MS वर्ड का DOC, MS एक्सेल का XLS और MS पेंट का JPG, ये तीनों के तीनों सही है। जबकि MS पावर पॉइंट का जो होता है वो होता है PPT नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रासायनिक औद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? वो है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। आपका अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? जो जेट इंजन है वो किस घटना के आधार पर काम करता है? वो करता है रेखीय रैखिक संवेग का संरक्षण नियम। किस पर आधारित है? रैखिक संवेग का संरक्षण का नियम। अब अगला प्रश्न है, धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो यह किसका साधारण नाम है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट का। किसका है? सोडियम कार्बोनेट का। अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो इसका जो सूत्र है वो है Na2CO3। क्या है? Na2CO3। अगर बात इसी के साथ कुछ और रासायनिक सूत्र देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO2। इसका जो मुख्य काम, यह एक यौगिक होता है, ठीक है। अगर बात करें कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, तो उसका जो होता है Ca कोष्टक में CHO3 का होल ट्वाइस। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसमें वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है? आपका सही जवाब होगा, वो होगा रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मिलान करें। ओटोइटिस ये किससे संबंधित है? तो वो कान से संबंधित है। अगर बात करें एंसेफ्लाइटिस, तो ये किससे संबंधित है? ये दिमाग से संबंधित है। अगर बात करें लेरिंगाइटिस, यह किससे संबंधित है? तो यह गले से संबंधित है। अगर बात करें हेपेटाइटिस,
यह किससे संबंधित है? तो यह यकृत से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 2 4 1 3। आपका अगला प्रश्न है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? जो प्रोटीन होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो आपका सही जवाब होगा वृद्धि और मरम्मत के लिए। जो हमारी मस्तिष्क और हड्डियां होती हैं उनकी वृद्धि और मरम्मत के लिए हम प्रोटीन के को मुख्य घटक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा वॉल वॉक्स। क्या होगा? वॉल वॉक्स। आपका अगला प्रश्न है, जून 2022 में राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की 26वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये बैठक कहाँ हुई थी? तय हुई थी रवाड़ा के किगाली जिले में। कहाँ पे? रवाड़ा के किगाली जिले में। इसकी भारत से इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका नेतृत्व किया था। अब अगला प्रश्न है, भारत में कब एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस पर कब लगाया गया है? तो वो लगा है 1 जुलाई 2022 को। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर बात करें पंचायती राज किस अनुच्छेद किस भाग से संबंधित है? तो यह भाग 9 से संबंधित है। अगर बात करें कि इसको जोड़ा कब गया था? तो इसको जोड़ा गया था 73वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? वो संभाला है सुमन के बेरी ने। किसने संभाला है? सुमन के बेरी ने। किसके स्थान पर ये आए हैं? तो वो आए हैं राजीव कुमार के। पहले इनसे पहले राजीव कुमार उपाध्यक्ष थे। अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है मतलब कि तात्कालिक समय का प्रधानमंत्री। कौन होता है? तात्कालिक समय का प्रधानमंत्री। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं, तो वही इसके अध्यक्ष हुए हैं। और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और इसके किसके उपलब्ध मतलब कि इसके समांतर इसको लाया गया था? तो वो लाया गया था योजना आयोग के तहत इसको लाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, डायमंड लीग फाइनल 2022 में डायमंड लीग की ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? अगर बात करें पहले भारतीय एथलीट की, वो है नीरज चोपड़ा। इन्होंने डायमंड लीग 2022 में गोल्ड पदक जीता है। किसमें जीता है? तो इन्होंने भाला फेंक। किसमें? भाला फेंक। उनका अगला प्रश्न है, किसे 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? वो चुना गया सतीश महाना को। किसे चुना गया? सतीश महाना को। और बात करें कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो किस शहर में बनाई गई है? तो बनाई गई सूरत में। सूरत, गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो वो जीता है गीतांजलि श्री ने। इनका एक उपन्यास था रेत की समाधि। क्या था? रेत की समाधि। इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अगर बात करें कि इसका नाम जिम कॉर्बेट का पड़ा, तो 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के तहत, तब इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है मन्नार की खाड़ी। और इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में एक टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।